आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा, हम फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया हुआ हमने। उसका आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस हमने लेक्चर नंबर 3 में वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डिस्कस किया था। आज लेक्चर नंबर 4 में प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर डिस्कस करेंगे हम। प्यारे बच्चों, वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो दो तरीके से या दो तरह का होता है। वेक्टर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, वो 2 वेक्टर भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो ऑनवर्ड इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बट आपके सिलेबस में वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन डिस्कस की गई है वो जस्ट 2 वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन डिस्कस की गई है। तो ये आपके पास 2 वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट आप इस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर, रिजल्टेंट की बेस पे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्वेश्चन बेटा, बात यह है, जब आप 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर अगर स्केलर क्वांटिटी है, उनका रिजल्ट अगर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप उसे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और आज के लेक्चर की डिस्कशन इसी पे है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। प्यारे बच्चों, दूसरे एंड पे जब आप 2 वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उनका रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, मैं अगेन रिपीट करूंगा, वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो उसको आप वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके पास स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। अब स्केलर किस बेस पे इसका नेम रखा गया? क्योंकि इसका रिजल्ट स्केलर आता है। डॉट किस बेस पे इसका नाम रखा गया? क्योंकि इसमें जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो इनमें जो साइन यूज होता है डॉट का होता है। तो इन 2 वजूहात की बेस पे इनको स्केलर या डॉट प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। तीसरा, इसको इनर प्रोडक्ट का नाम भी दिया जाता है, जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी 2 से 3 डेफिनेशंस हैं जिनको हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे बेटा, ताकि हमें स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की समझ आ सके। स्टेटमेंट में क्या है? पहली डेफिनेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स रिजल्टेंट अ स्केलर क्वांटिटी, 2 वेक्टर मल्टीप्लाई हो, आंसर स्केलर क्वांटिटी आए, सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। एक ये डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये रिप्रेजेंट होता है बाय डॉट साइन। इसी बेस पे इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है बिटवीन 2 वेक्टर्स। और अब हम इसकी सेकंड डेफिनेशन पे आते हैं। सेकंड डेफिनेशन ये है बेटा कि आपके पास ये A डॉट बी, ये A देखें बोल्ड लिखा हुआ है तो ये A वेक्टर है, B भी बोल्ड लिखा हुआ है तो ये B वेक्टर है। A डॉट बी यानी 2 वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हों तो उसके नतीजे में क्या आएगा? एक आएगा A आप देखें लाइट उसमें लिखा हो तो ये लिखा हुआ है A का मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड है। और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ B इन द डायरेक्शन ऑफ A। इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके पास A डॉट B का जो रिजल्ट है, एक उसमें क्या आता है? A का मैग्नीट्यूड, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है B वेक्टर के साथ नहीं, या B के मैग्नीट्यूड के साथ नहीं, B वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो इन द डायरेक्शन ऑफ A हो। यानी कि B वेक्टर, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये B वेक्टर है, तो आपके पास इसके 2 कंपोनेंट्स हैं।
एक इसका x कंपोनेंट b cos थीटा, दूसरा इसका y कंपोनेंट जो कि b sin थीटा है। अब आप ये देखें कि आपके पास b का कौन सा कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ a है, तो आप देख सकते हैं b cos थीटा और a इन सेम डायरेक्शन है। आपके पास दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो इन द डायरेक्शन ऑफ a हो, उनका जो आपके पास प्रोडक्ट होता है उसको आप क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ये दूसरी डेफिनेशन आ गई, ठीक है। हम एक दफा फिर इसको कि ये प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। b वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट लेना है जो इन द डायरेक्शन ऑफ a हो, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करते हैं जब आप, तो a डॉट b का रिजल्टेंट आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये a मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a क्या है, b cos थीटा। तो आप इसको फाइनली लिख सकते हैं ab cos थीटा। पहली डेफिनेशन, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है ये एक प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, जिसको हमने नीचे आपके पास शो भी किया है। इसकी तीसरी डेफिनेशन में आ जाता है बेटा कि आपके पास जैसा कि वो ऊपर दिखाई गई है कि a डॉट b, a, अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ a है, इसको हम ये जो लिखा है ना मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, यानी ये जो b का प्रोजेक्शन साइ को कहते हैं, ठीक है। अगर ऊपर से आप लाइट मारे ना तो आपके पास b का जो प्रोजेक्शन बनेगा ना वो a पे बनेगा, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। तो आपसे अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a किसके इक्वल होता है, a cos थीटा, b cos थीटा या ab cos थीटा। तो आप सिंपल देख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a क्या है, b cos थीटा है। तो ये तीसरी डेफिनेशन आ गई कि आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का प्रोडक्ट किसके साथ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a। ये मेरे बच्चों आपके पास ये फर्स्ट डायग्राम को मैंने क्या किया है, एक्सप्लेन किया, और ये x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है, ठीक है बेटा। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b, दीज आर फर्स्ट ब्रॉट टू द कॉमन ओरिजिन। बहुत अहम पॉइंट है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेटा अगर दो वेक्टर्स की टेल आपस में मैच हो, मैं ये रिपीट करूंगा, अगर दो वेक्टर्स की टेल आपस में मैच हो तो याद रखें वो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये अब आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट डायग्राम में b का प्रोजेक्शन a पे बनाया गया है। अगर मैं सेकेंड डायग्राम की बात करूं, सेकेंड डायग्राम में क्या है, a का प्रोजेक्शन b पे बना है। जब a का प्रोजेक्शन आप b पे बनाएंगे तो वो a cos थीटा आएगा। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, सिमिलरली b डॉट a, अब आप लिखेंगे b डॉट a। तो आपके पास b का मैग्नीट्यूड, जैसे पहले वहां पे a का मैग्नीट्यूड था, अब b का मैग्नीट्यूड, और प्रोजेक्शन ऑफ a क्या है, a cos थीटा, या मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट a इन द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर। तो ये आपके पास सेम ऐसे आएगा, तो इसको आप b a cos थीटा लिख सकते हैं। a डॉट b से ab cos थीटा आता है और b डॉट a से b a cos थीटा आता है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। हम मजीद इसको अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल से। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ना एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं एक फोर्स F से खींच रहा हूँ। कोई भी हमारे घरों में आपके पास सराउंडिंग में चीजें पड़ी होती हैं, ठीक है, आप उस फोर्स F से खींचते हैं। तो अब आप ये देखिए ये फोर्स F है, तो आप जैसे फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स के कितने कंपोनेंट्स हैं, एक फोर्स का x कंपोनेंट है जो कि F cos थीटा है, और एक फोर्स का y कंपोनेंट है जो कि ये है F sin थीटा। तो आप देख सकते हैं क्या ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, हरगिज नहीं, ब्लॉक तो x एक्सिस में मूव करेगा।
अगर आपके पास ब्लॉक एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो आप क्या कहेंगे कि फोर्स के दो कंपोनेंट्स थे, एक एफ साइन थीटा और एक एफ कॉस थीटा। तो आपके पास कौन सा इफेक्टिव है? एफ कॉस थीटा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन में ही वर्क हो रहा है। तो इस सूरत में जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो कौन सा है बेटा? फोर्स का एफ कॉस थीटा। और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में यही है कि वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है वो जो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी हॉरिजेंटल है, तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो एफ कॉस थीटा है वो भी हॉरिजेंटल है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तब आपके पास क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो आप नॉर्मली भी देख सकते हैं कि जब भी आप किसी ब्लॉक को खींचें तो वो जो आपके पास फर्श है घर का या कोई भी आप स्पेस या प्लेस समझ लें, ठीक है, आपके पास टेबल पे आप किसी भी चीज को खींच रहे हैं तो वो हॉरिजेंटली मूव करती है, ना कि वर्टिकली। तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो कौन सा है मेरे बच्चे? आपके पास एक्स है, ना कि वाई। तो इसी चीज को थोड़ा सा मैं यहाँ पे we come across this type of product when we consider the work done by the force whose point of application moves distance d in direction making an angle theta with the line of action of force। line of action of force ये है, line of action of force के साथ ये क्या बना रहा है? एंगल थीटा बना रहा है। ठीक होगा बेटा? वर्क डन किसके इक्वल है? इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इनटू डिस्टेंस मूव्ड। तो एफ कॉस थीटा और d तो आपके पास एफ टी कॉस थीटा, ये वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों के प्रोडक्ट से जो आंसर आया है वो वर्क आया है, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी 3 डेफिनेशंस थी और एक एग्जाम्पल ये आपके पास हो गया अच्छे से। आई होप कि आपको तीनों डायग्राम्स भी समझ आए होंगे मेरे बेटे। अब हम बात करेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो बेटा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ए डॉट बी, जिसका आंसर आया था ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए जिसका आंसर आया था बी ए कॉस थीटा। तो आप अच्छे से जानते हैं ए बी या बी ए आंसर सेम आता है सर, समझ नहीं है स्केलर में मेरे बच्चे। अगर आप करें 3 × 2, 3 को 2 से ज़रब करो, आंसर क्या आएगा? 6। और अगर 2 को 3 से ज़रब करो तब भी आंसर 6 ही आएगा। तो स्केलर में चाहे 2 को 3 से करो या 3 को 2 से करो, आंसर हमेशा सेम आता है। तो इसको आपके पास फिजिक्स की टर्म में कहा जाता है कि ये कम्यूटेटिव इन नेचर है। जो आपके पास स्केलर प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में क्या है? कम्यूटेटिव इन नेचर है, यानी उसमें ए डॉट बी और बी डॉट ए का आंसर सेम आएगा। जैसा कि मैंने अपने बच्चों को बताया है कि 2 × 3 और 3 × 2 आंसर 6 होता है। आई होप के पॉइंट क्लियर होगा। मैं सेकंड पॉइंट पे आऊंगा। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। याद रखिएगा, अगर 2 वेक्टर्स हैं, एक एक्स एक्सिस में और दूसरा वाई एक्सिस में है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो आपके पास इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो सिंपल आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला है सर? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? 90। कॉस 90 मेरे बच्चे क्या होता है? 0। 0 जिससे भी टकराएगा उसको 0 ही कर देगा। तो ए डॉट बी आपके पास 0 आएगा। बहुत अहम आपके पास ये पॉइंट है कि स्केलर प्रोडक्ट में अगर 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका आंसर क्या आता है? 0 आता है। अगर सेम एज ये वेक्टर थे, अब हम यूनिट वेक्टर की भी बात कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर आई एक्स एक्सिस में होता है, यूनिट वेक्टर जे आपके पास वाई एक्सिस में, और यूनिट वेक्टर के जी एक्सिस में होता है। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर मैं आई डॉट जे करूं, ऊपर हम देख चुके हैं एंगल 90 डिग्री है, तो आई डॉट जे क्या है? तो ये भी मेरे बेटे आपके पास 90, जब आपके पास एंगल आएगा तो आंसर 0। जे डॉट के परपेंडिकुलर है एंगल 90, के डॉट आई परपेंडिकुलर है एंगल 90, तो आंसर 0 है। वो वेक्टर फॉर्म थी, ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज के हवाले से ये बहुत अहम है कि आई डॉट जे क्या होता है, जे डॉट के या के डॉट आई। अगर दोनों डिफरेंट हो आंसर 0 आएगा स्केलर के केस में।
डॉट के केस में, स्केलर के केस में ऐसा होगा। मैं थर्ड एप्लीकेशन पे जाऊंगा जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं बेटा? जो इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शंस में जा रही हूं और आपके पास इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, वो किसके इक्वल है? उनके जो प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड उनके इक्वल है, यानी ए डॉट बी तो पैरेलल है। एंगल थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। सिंपल आप क्या लिखेंगे? cos 0 को cos 0 क्या होता है? 1। तो आपके पास ये cos 0 की जगह तो 1 आ जाएगा, तो a डॉट बी किसके इक्वल आएगा? ए बी। तो ये जो ए बी है ना, ये है मैग्नीट्यूड और a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए इसको कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। किनका मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट है? a और b के। a और b जो वेक्टर्स हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं, मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था, नंबर और यूनिट को मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसा कि फोर्स, उसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, ठीक है। अब फर्ज करो a की वैल्यू है आपके पास 10 न्यूटन, इस b की वैल्यू आपके पास 20 न्यूटन। तो एक a की मैग्नीट्यूड है और एक b की मैग्नीट्यूड है। तो बेटा एक 10 है, 20 है, मल्टीप्लाई करें तो आंसर 200 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। तो सेम एज इट इज, अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं, यूनिट वेक्टर का केस में, तो आई डॉट आई क्या होता है बेटा? आई डॉट आई सेम है, पैरेलल है, यानी दोनों एक्स एक्सिस में। जे डॉट जे क्या है? दोनों वाई एक्सिस में पैरेलल है। और के डॉट के क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन में। एंगल 0 डिग्री होगा, सबके दरमियान में एंगल 0। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। ये तो डिफाइन है, आपको पता है, हमने ये पूरे टॉपिक में ये बात डिस्कस की थी कि आपके पास आई डॉट आई का आंसर हमेशा 1 आएगा, यानी उनका मैग्नीट्यूड आएगा। आई का मैग्नीट्यूड भी 1 है, इस आई दूसरे का मैग्नीट्यूड भी 1 है, एंगल 0 डिग्री है। तो आप 1 इंटू 1 cos 0 भी 1 है, तो 3 टाइम 1 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 ही आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें। अदरवाइज आप इतना भी याद रख सकते हैं कि आई डॉट आई आपके पास 1 होता है कि जब आपके पास ये सेम हो तो उनका जो रिजल्ट है वो क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड ही होता है। अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो मेरे बेटे ए और बी एंटी पैरेलल हो तो उनका एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तो सिंपल आप 180 डिग्री पुट करेंगे, cos 180 क्या होता है? -1। तो आप इसकी जगह -1 लिखेंगे तो -AB इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम तो होगा बट नेगेटिव में। ये बेटा आपके पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसकी 4th कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है? सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। बहुत अहम है, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत अहम है कि आपके पास अगर सेल्फ प्रोडक्ट है, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, बी को बी से ही कर दो, एंगल क्या आएगा? 0 डिग्री। cos 0 1, ए को ए से करोगे तो ए स्क्वायर, अगर बी डॉट बी करो तो बी स्क्वायर, अगर सी डॉट सी करो तो सी स्क्वायर। तो ये भी बेटा आपके पास 0.4 हो गया। तो आपके पास सेम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो बेटा आप जानते हैं ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने हैं? 3। ए एक्स है, ए वाई है, ए जी है। तो x की डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर i, y की डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर j, z की डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर k, और सेम एज इज b के भी 3 यूनिट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, bx, by, bz। तो x के लिए यूनिट वेक्टर i, y के लिए यूनिट वेक्टर j और z के लिए यूनिट वेक्टर k आप यूज करते हैं। सिंपली बेटा आपने इनको ऐसे करना है कि i को i से मल्टीप्लाई करना है, j को j से करना है और k को k से करना है। सिंपल। ax को bx से करेंगे तो ax bx a डॉट i आंसर 1 आएगा, ऊपर आप अच्छे से जानते हैं। फिर ay को by से j डॉट j 1 आ जाता है तो ay by आ जाएगा। इस तरह az को bz के साथ तो आपके पास az bz k डॉट k 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर a डॉट b इज इक्वल टू abx प्लस ay by आपके पास प्लस az bz आपके पास इसका आंसर आएगा। अब ये भी याद रखते हैं, कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि आई डॉट सर जब जे करेंगे, आप अच्छे से जानते हैं आई डॉट जे तो 0 होगा, आई डॉट के भी 0 होगा, तो आपके पास बाकी 0 हो जाएंगे। तो आप इतना कॉम्प्लेक्स ना करें, सिंपल आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करें। अब आप ये भी जानते हैं ए डॉट बी किसके इक्वल है? ए बी कॉस थीटा।
तो आप ए बी कॉस थीटा, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई प्लस इंटू बी वाई प्लस ए जी बी जी। तो आपने थीटा कॉस थीटा निकालना है, तो ए बी को इधर आके डिवाइड कर दो सिंपल। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी ओवर ए बी। ये ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड है। ऊपर भी बेटा मैग्नीट्यूड्स की फॉर्म में वैल्यूज गिवन है। आई होप बेटा आपको ये जो है ना अच्छे से समझ आया होगा। कुछ आपको एट द एंड पैरेलल वेक्टर्स की डायग्राम आप देख सकते हैं, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है बेटा, जो इन सेम डायरेक्शन में, इनमें एंगल 0 डिग्री होता है। ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं इनमें एंगल क्या है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, इनमें एंगल 180 डिग्री होता है। ये बेटा आप देख सकते हैं दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है मेरे बच्चे, इनमें एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो आपके पास ऊपर जैसा कि हमने बात की थी, तो सेम एज वैसे एट द एंड लास्ट वाली स्लाइड में मैंने वेक्टर भी शो कर दिए ताकि मेरे बच्चों को ये चीज़ें क्लियर हों। और माय डियर स्टूडेंट्स, असाइनमेंट नंबर 4 है, इसमें 4 MCQs हैं आपके पास। जो MCQ 3 है, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए इज गिवन, तो ये ए स्क्वायर रूट है और 1 ओवर ए है, ए स्क्वायर है और ए है। तो मतलब आपके पास सिंपल है। जिस बच्चे ने लेक्चर भी अटेंटिव होके सुना होगा, आई होप कि उसको कोई भी टेंशन नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये एनुअली बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको अच्छे से करना है और इस असाइनमेंट को कंप्लीटली समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑनर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।